प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मुंबई महाराष्ट्र से और इन्होंने मुझे विशेषतया ये प्रश्न पूछा कि पंडित जी, मेरी कुंडली के चलित चक्र, लग्न चक्र और D4 चार्ट, जिसे कि चतुर्थांसा चक्र कहते हैं, भाग्य चक्र जिसे कहते हैं, उसका अध्ययन करिए। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं। किसी भी जातक के जीवन में धन कमाने के बाद या धन कमाने के लिए या धन कमाने के दौरान कितना संघर्ष है, धन कमाने के दौरान कितना सुख है, धन कमाने के बाद, और धन कमाने के लिए वो कौन कौन से निहित कृत्य कर सकता है, इन सभी विषयों का जो अध्ययन होता है वो D4 चार्ट से, यानी कि आधुनिक भाषा में इसे D4 चार्ट कहते हैं, पर वैसे हमारे आचार्य इसे चतुर्थांसा चक्र कहते हैं। चतुर्थांसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुंडली के चारों केंद्रों का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। और जन्म कुंडली के जो चौथे भाव, लग्न भाव, सप्तम भाव और दशम भाव होते हैं, ये साक्षात भगवान नारायण विष्णु के स्थान कहे गए हैं और इनका ही विस्तृत अध्ययन जब हमें कुंडली में करना होता है तो हम उस जातक के चतुर्थांसा चक्र का अध्ययन करते हैं। चतुर्थांश का अर्थ होता है एक राशि जो है वो पूरी 30 अंशों की होती है, 4 हिस्से में बांट दिया तो चतुर्थांसा हो गया। तो इसमें जो ग्रह की यात्रा होती है वो अपने से चौथे, अपने से 7वें, अपने से 10वें और अपने ही राशि पे यात्रा होती है। जैसे दृष्काण चक्र में 10 का विभाजन किया जाता है। दृष्काण का मतलब तिहाई, 3 दहियाँ 30 होता है ना। नवांश चक्र में 3 डिग्री 20 मिनट का एक नवांश बनता है, वहाँ से उसे हम 9 से विभाजन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे चतुर्थांसा है तो 4 से विभाजन करते हैं। और इनसे केंद्र का है, यहाँ जो देखिए मैंने जो भाग्य चक्र दिखाया है, इसे भाग्य चक्र भी कहा जाता है। ये केंद्र अगर बलवान हो गया, जन्म कुंडली के चतुर्थांसा चक्र में अगर केंद्र बलवान है तो व्यक्ति धन कमाने के लिए, धन कमाने के बाद और धन कमाने के दौरान सुख की अनुभूति करता है, सुख की प्राप्ति भी करता है और सुख से जीवन यापन करता है। क्लियर है? ये मैंने आपको एक छोटा सा परिचय दिया है, पर फिलहाल मैं आपको इनके ग्रहों से परिचय अगर करा दूं तो तुला लग्न की कुंडली बनती है। लग्न का मान 1 अंश 17 कला का है। लग्न में ही मंगल 18 अंश के बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में। चतुर्थ स्थान में गुरु नीच के हैं। लग्न कुंडली में गुरु जो हैं वो चतुर्थ स्थान में नीच के हैं, जिनका नीच भंग मंगल ने किया है और बहुत अच्छी तरीके से किया है। लग्न में मंगल व्यक्ति को भवन और भूमि का सुख बढ़िया देते हैं, क्योंकि इनसे इन विषयों का विचार किया जाता है। तो गुरु चतुर्थ भाव में भले नीच के हैं, भवन भूमि का ये भाव होता है, लेकिन मंगल से नीच भंग हुआ है, मंगल के कारण नीच भंग हुआ है। इस वजह से ये जातक निश्चित रूप से धनवान और सुखी तो होगा। दूसरा, मंगल की उस पर दृष्टि भी है और मंगल चूंकि उच्च होते हैं दशम स्थान 10 नंबर की राशि में, तो अगर वो केंद्र में बैठ गए तो इस वजह से भी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग हो गया। पंचम स्थान में 25 अंश के केतु कुंभ राशि के बैठे हैं और चतुर्थ और छठवें भाव के स्वामी का परिवर्तन आपस में हुआ है। जब दो परम शत्रु ग्रह भी आपस में किसी भी तरीके से संबंध बना लेते हैं तो ये बहुत ही उच्चतम स्थिति वाली बात हो जाती है। और कहने का अर्थ यहाँ स्पष्ट होगा कि यहाँ गुरु नीच के हैं और शनि के साथ परिवर्तन के कारण भी वो अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं, मतलब बेहतर बना रहे हैं। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति नवांश चक्र में, जो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि चलित चक्र का जातक ने प्रश्न पूछा था,
और भाग्य चक्र के बारे में उन्होंने पूछा था। लेकिन आपको बता दूं तो गुरु 20 अंश 11 कला के बैठे हैं और मकर राशि में बैठे हैं। तो 20 अंश 11 कला का जो नवमांश बनेगा वो कर्क का नवमांश बनेगा, अपने से 7वें भाव में ग्रह जाएगा। मकर राशि में अगर ग्रह 20 अंश 11 कला पे बैठेगा तो वो कर्क के नवांश में जाएगा। इसका अर्थ है कि गुरु का यहाँ से भी नीच भंग हो रहा है। तो गुरु का 2 से 3 तरीके से नीच भंग होना उत्कृष्ट ग्रह की श्रेणी में ला देगा। और सामान्यतया जातक को नौकरी से, व्यापार से, माता पिता से या कहीं से भी सुख की प्राप्ति होती रहती है और वो निश्चित रूप से सुखी तो होता रहता है। जीवन के आरंभ से ही उसके जीवन में बहुत सारे और बहुत ऊंचे और बेहतर लक्ष्यों का वो निर्धारण भी करता है। छठे स्थान में शनि 25 अंश के वक्री हुए हैं। इनका कुछ प्रभाव पंचम भाव की तरफ शिफ्ट करेगा। और रेवती नक्षत्र में बैठे हैं। बुध जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में सूर्य, बुध और चंद्रमा राहु के साथ, वहाँ पे जातक की कुंडली अत्यंत बुद्धिमान और श्रेष्ठ बन जाएगी। एकादशवें भाव का स्वामी एकादशवें भाव में बैठा है। लग्न का अधिपति 12वें भाव में और लाभ के अधिपति लाभ भाव में। गुरु का प्रभाव लग्नेश के ऊपर है। चंद्रमा लाभ भाव में बैठे हैं, बुध लाभ भाव में बैठे हैं और पंचम भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। इस वजह से अपने आप में ये बहुत बेहतरीन स्थिति बन जाएगी। वहीं नवांश कुंडली तुला लग्न की बनी है। ये वर्गोत्तम नवांश की कुंडली हो जाने के कारण या वर्गोत्तम लग्न की कुंडली हो जाने के कारण कुंडली कभी भी पीछे नहीं आएगी, उत्कृष्टता को प्राप्त होती जाएगी। नवांश तुला का ही क्यों बना है? क्योंकि एक अंश 17 कला का तुला राशि यहाँ पे जो लग्न बना है वो एक अंश 17 कला का है। तो जब एक अंश 17 कला की बात करेंगे तो ये चर प्रकृति की राशि बनी है। केंद्र में जो राशियाँ बनी हैं वो चर प्रकृति की राशियों से इसका प्रभाव शुरू होता है या चर प्रकृति की राशि केंद्र में बनी है। तो जब चर प्रकृति की राशि बनी है या 7 नंबर की राशि बनी है तो अगर ग्रह वहाँ 3 अंश 20 कला से नीचे रहेगा लग्न का मान, तो ये वर्गोत्तम ही बनेगा, यानी कि तुला लग्न का ही नवांश बनेगा। इसे कोई झुठला और बदल नहीं सकता है। ये गणित का सिद्धांत है। क्लियर है? इस वजह से आपको ये बात यहाँ पे समझनी होगी और इस कारण से ये कुंडली बहुत ही मजबूती से अपने आप को सफल करेगी और अपने आप को सिद्ध भी करेगी। जबकि दशमांशा चक्र भी तुला का ही बना है, यह अपने आप में और भी ज़्यादा मजबूती वाली बात हो जाती है। इन सब के बीच में से आपको मैं एक बात और बता दूं जो समझने वाला होगा कि चंद्रमा जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं। नक्षत्र का प्रभाव सामान्यतया इस कुंडली में ठीक देख रहा हूं क्योंकि सूर्य स्वग्रही होकर बैठे हैं। वार के अधिपति बुध हैं जो बलवान हैं, कमज़ोर नहीं हैं। हालांकि बुध का प्रभाव जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में और सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में उत्कृष्टता को या श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। यहाँ पे शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा होंगे जो व्यक्ति के जीवन में कई बार स्वतंत्र कारोबार कराने वाले बन जाते हैं और ये व्यक्ति आरंभ से ही बहुत ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करता है और व्यापार के माध्यम से भवन भूमि वाहन का सुख, माता का सुख, जीवन में धन लाएगा, समाज से धन कमाएगा, समाज को ही धन देगा और वो लग्न के अधिपति के भाग्य भाव में जाने के कारण हो रहा है। चतुर्थांशा चक्र में अगर लग्न का संबंध भाग्य भाव से हो जाए तो व्यक्ति धर्म से युक्त होकर के धन कमाता है। अगर गुरु और मंगल दोनों बलवान हैं तो ये इतनी अच्छी बात हो जाती है जिसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती शायद, क्योंकि तुला का चतुर्थांशा बना है। एक अंश 17 कला का तुला राशि में जो चतुर्थांशा बनेगा तो क्या बनेगा? 4 से जब 30 अंश को जब आप 4 से उसका डिवीज़न करेंगे तो 7 अंश 30 कला का एक क्षेत्र बनेगा। ठीक है? तो जो पहला क्षेत्र होगा वो उसी का होगा। मतलब अगर कोई ग्रह, जैसे लग्न यहाँ एक अंश 17 कला का बना है, तो जब कोई भी डिग्री 7 अंश 30 कला के अंदर होगी, 0 से लेकर के 7 अंश 30 कला के अंदर होगी, तो वो वही उसी भाव में बैठेगी, उसी राशि में बैठेगी। भाव में नहीं, उसी राशि में बैठेगी। मतलब क्या है? यहाँ तुला राशि बनी है, यहाँ भी तुला बनी है। ये गणितीय कारण है और इसका कारण है कि लग्न का मान चूंकि एक अंश 17 कला है जो 7 अंश 30 कला से नीचे है, तो 7 अंश 30 कला से नीचे होने के कारण ये जो चतुर्थांशा बनेगा वो तुला का ही बनेगा। उसके बाद
7 अंश के बाद आप उसमें 7 7 और जोड़ते जाइए, तो 7 7 14, 7 3 21, 7 चौक 28, ऐसे करके आप जब करेंगे तो 0 से 7 30, उसके बाद आप 7 30 से लेकर के 15 60, फिर 15 60 से लेकर के 22 23 और 23 से फिर 30, ऐसे करके। तो ये जो स्थिति बनेगी ये यहाँ पे, ये मैंने इसलिए आप लोग को बताया है, या मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ ताकि ये पता चले कि ये यहाँ पे 7 नंबर ही चतुर्थांसा में क्यों लिख रहा है, ये जानना भी आवश्यक है। तो इस हिसाब से ये कुंडली तुला के चतुर्थांसा से आरंभ करेगी। शास्त्र में, सिद्धांत में बात आई कि अगर किसी भी अवस्था में केंद्र में, बहुत ध्यान से समझिएगा, चतुर्थांसा चक्र के केंद्र में अगर कोई भी ग्रह या एक से अधिक ग्रह अगर उच्च के हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन स्थिति मानी जाती है। ये चतुर्थांसा चक्र जो होता है, इसके लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम के जो स्वामी ग्रह माने गए हैं, या स्वामी जो होते गए हैं, देवता जो माने गए हैं, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार माने गए हैं। और ये प्रायः जातक को उग्र, शांत, सुखी और सत्य सिद्ध बनाते हैं, क्रमशः अपने नामों के आधार पे। तो यहाँ पे मंगल दिग्बली या बलवान या उत्कृष्ट बैठे हों, श्रेष्ठ बैठे हों, उसी तरीके से गुरु दिग्बली, बलवान या अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो 2 ग्रह जब जन्म कुंडली के केंद्र में ही बली हो जाएंगे तो इसका अर्थ होगा कि जातक धन कमाने के बाद भी सुखी रहेगा, धन कमाने के दौरान भी सुखी रहेगा, और धन कमाने के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करेगा। उसके धन की गति श्रेष्ठ और नित्य धर्म के सुरक्षा के लिए ही, सामाजिकता के लिए ही, अच्छे कामों के लिए ही खर्च होगी। और उसका उत्तर लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठ करके दे रहे हैं। कमजोरी कहाँ हो रही है? यहाँ जो चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, उच्च के तो बैठे हैं पर राहु के संग बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति का मन, मस्तिष्क बहुत सारे प्रश्नों को ढूंढने वाला या बहुत सारे प्रश्नों के पीछे भागने वाला होता है, और उसके मन स्थिति को कई बार या चित्त को चंचल या अपवित्र करता है। यहाँ तक मैंने आपसे जो चर्चा की ये चतुर्थांसा चक्र पे ही था। अभी मैं थोड़ा सा और भी आपका ध्यान यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। जैसे यहाँ गुरु नीच के भले बैठे हैं, मैंने नवांश चक्र में बात कही कि वो उच्च के हो जा रहे हैं। चतुर्थांसा चक्र में वस्तुतः जो भाग्य है वो लग्न कुंडली में उसके कारक कौन होते हैं? लग्न कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली के लिए भाग्य के कारक तो देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। और जब आप विशेषतया भाग्य के चक्र का ही अध्ययन कर रहे हैं और अगर वहीं पे आपको देवगुरु बृहस्पति ही उच्च के मिल जाएं, तो इसका अर्थ क्या होगा कि उस जातक के जीवन में भाग्य का सपोर्ट कितना है। आप जरा सोच के देखिए, यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी एकादशवें भाव में बैठे थे, वक्री भी थे, अस्त भी थे। इस वजह से बुध यहाँ थोड़े से दोषयुक्त होंगे, क्योंकि बुध अस्त के साथ अगर वक्री होते हैं तो दोषयुक्त होते हैं। लेकिन जब हम इस भाग्य चक्र की ही चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी जो बुध है वो जन्म कुंडली में धन भाव में बैठा है, और भाग्य के कारक जो संपूर्णतया होते हैं वो जन्म कुंडली के 10वें स्थान में उच्च के हुए हैं। ये कहीं इधर उधर उच्च के नहीं हुए हैं, सबसे मजबूत केंद्र में उच्च के हुए हैं। और अभी गुरु की दशा जातक को 2037 से आएगी। इसका अर्थ क्या होगा? इसका एकमात्र अर्थ यही होता है, इतनी बढ़िया स्थिति बनेगी गुरु की दशा में कि जातक अपने धन को उस समय तक बहुत मजबूती से प्राप्त करेगा और उसको सही जगह पे लगाएगा। इतना ही नहीं, यही गुरु उसे सामाजिकता भी सिखाएंगे, उसे सामाजिक भी बनाएंगे और अपने धन को समाज के ऊपर खर्च करने की हिम्मत और हैसियत भी देंगे। बात जब चतुर्थांसा चक्र की हो रही हो तो वहाँ मंगल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उस जातक के जीवन में आर्थिक संपन्नता का जो सूचक है कि उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, उसके पास कितने घर हैं, उसके पास कितने बंगलों हैं, उसकी साख कितनी मजबूत है, उसके पड़ोसियों से उसको कितनी सहायता मिलती है, उसकी दिनचर्या उसके सफल होने में कितनी सहायता कर रही है,
या अपनी दिनचर्या का वो कितना लाभ उठा रहा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर चतुर्थांश चक्र में मंगलदेव देते हैं और वो भी बलवान है। बलवान है तो यहाँ पे, और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बना रही है चतुर्थांशा चक्र को, लग्न के स्वामी अगर केंद्र के ही किसी भाव में बैठ जाएंगे तो जातक को मजबूती देते हैं या बहुत ऊंची सफलता देते हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह हो जाती है कि चतुर्थांशा चक्र में लग्न का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में न बैठा हो, बल्कि त्रिकोण में बैठा हो या त्रित्रिकोण में बैठा हो। तो लग्न का स्वामी या तो त्रिकोण यानी कि लग्न में, या तो पंचम में, या तो नवम में बैठा हो। नवम में बैठे हैं, इसका अर्थ क्या होगा कि उस जातक के जीवन में जितनी भी परेशानियां आएंगी वो बहुत छोटी या उसके हैसियत के हिसाब से बहुत सामान्य रहेंगी। मतलब ये कुंडली बहुत मजबूत बन जाएगी। गुरु भले नीच के हैं, हमें उससे घबराना नहीं है। और अब मैं बात आपको आपकी कुंडली के चतुर्थांशा चक्र पे एक एक भावों पे कर देता हूँ। लग्न जो है अगर भाग्य से संबंध बना रहा है, इसका मतलब है कि कुंडली के भाग्य का नेचर अच्छा है। द्वितीय भाव में 12वें भाव के स्वामी बैठे हैं और केतु के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति थोड़ी दूर यात्रा चलेगा, मतलब करेगा, और धन व्यय भी करेगा। उसका धन बचाता कम, खर्च ज़्यादा करता है या आता जाता सा रहता है। तृतीय भाव में शनि उसको उसके मित्रों से, उसके पराक्रम के प्रति या सुख के लिए की गई कड़ी मेहनत और अनुशासन को दर्शाता है। वहाँ पे शनि और शुभ ग्रह की राशि जहाँ बैठे हैं, शनि उसका अधिपति देखिए उच्च का है। तो डिस्पोजिटर प्लैनेट अगर भाव का उच्च है या अच्छा बैठा है, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अनुशासित होकर के अपने सुखों के लिए मेहनत करेगा और पूरी मजबूती से मेहनत करेगा। वहीं अगर चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शनि तृतीय भाव में बैठे और पंचम भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं। मतलब उसको उसकी माता से कभी कभी मतभेद या माता के स्वास्थ्य की चिंताएं उसको कभी कभी परेशान कर सकती हैं। और उसका एक कारण यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा और राहु दोनों अष्टम में बैठे हैं। सुख प्राप्त करने के लिए उसका मन कितना शांत है, वो जो सुख प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए वो मेहनत कर रहा है, लक्ष्य का निर्धारण किया है, उसके प्रति जो स्ट्रैटेजी वो बना रहा है, उसमें उसकी नियत बुद्धि कितनी है, वो कितना शांत है, वो कितना धैर्य वाला है, तो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी इस शनि के कारण दिखाई दे रही है। मतलब हमें अपने आप को थोड़ा बहुत गंभीर और शांत रखना होगा, जल्दबाजीपन से बाज आने की आवश्यकता है। छठवें भाव के स्वामी उच्च के बैठे, जीवन में जितनी परेशानियां बनेंगी सुख की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसको देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उसको लेकर के वो कितना सजग है या कितना लापरवाह है। तो यहाँ पे वो लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है और अपने किसी भी सहपाठी से वो 100 कदम आगे की यात्रा करता है और 100 कदम दूर की बात सोचता है, और ऐसी क्षमता उसको गुरु दे रहे हैं। सप्तम स्थान के अधिपति सप्तम में, मैंने पूर्व में ही मंगल के बारे में चर्चा कर रखी है, जबकि अष्टम स्थान में उच्च के चंद्रमा राहु के साथ माता की आयु लंबी पर रोग युक्त, क्योंकि चतुर्थ स्थान पे राहु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक थोड़ी बहुत कमजोरी पैदा करेगी। या ये कह सकते हैं कि जातक के जीवन में जो एक्सपेरिमेंटल कृत्य होंगे, जो वो काम करेगा एक्सपेरिमेंट के तौर पे, उसमें कभी कभी उसका कंसंट्रेशन लूज और हाई होता रहेगा। मतलब वो उसकी नियत बुद्धि कई बार किसी एक चीज़ को लेकर के बदल रही है, उसमें नियमितता की आवश्यकता है। हम जो ठान लिए हैं हमें उस पर बन करके और डट करके रहने की आवश्यकता है। भाग्य का सुख कैसा और धर्म कितना है उसके जीवन में, लक्ष्य की प्राप्ति में उसके धर्म की कितनी सहायता उसको मिल रही है, तो वो 100% मिल रही है। धर्म जहाँ है वहीं भाग्य है, जहाँ अधर्म है वहाँ दुर्भाग्य है। बहुत याद रखिएगा, जहाँ धर्म है वहीं सद्भाग्य है, जहाँ अधर्म है वहाँ दुर्भाग्य है। दशम स्थान की स्थिति बहुत उच्चतम, जहाँ व्यक्ति राजनीति में, सामाजिकता में, सामाजिक सरोकार से और सामाजिकता से जोड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाता है और लोगों की मदद भी करता है। उस धन का दृष्टिकोण और धन को खर्च करने का जो दृष्टिकोण होता है वो बड़ा ही लिबरल और बहुत बेहतर होता है। एकादशवां भाव जन्म कुंडली में एकादशवें भाव को देख रहा है। इस वजह से मैं ये बात कहूँगा कि जो संपूर्ण प्राप्त किया
जो संपूर्ण आपने इकट्ठा किया, उस भाव का स्वामी अगर उसे देख रहा है, मतलब वो छिन्न भिन्न नहीं होने वाला है। कभी भी जातक ये शिकायत नहीं करेगा कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उसमें उसकी सुरक्षा ये सूर्य नारायण कर रहे हैं। जबकि 12वें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना धन कमाने के लिए की गई मेहनत और उसके प्रति उत्पन्न या स्थित दृष्टिकोण को दर्शा रहे हैं। याद रखना चाहिए, अष्टम भाव से बुध का संबंध उन्हें खराब और दूषित नहीं करता है। ये लग्न कुंडली के साथ चतुर्थांसा चक्र है। इसको बनाने की विधि मैं अगर कभी होगा तो कार्यक्रम में बना दूंगा। 0 अंश से 7 अंश 30 कला पहला चतुर्थांश, मतलब वो ग्रह वहीं से गिना जाएगा, वहीं बैठेगा। उसके बाद 7 अंश 30 कला से लेकर के 15 7 और 7 14 और 1 15 कला तक, मतलब 15 डिग्री तक, 7 30 से 15 तक ग्रह अपनी राशि से चौथे भाव में जाता है। उसके बाद 15 से लेकर के 22 30 तक, 22 डिग्री 30 कला तक का जो ग्रह रहेगा वो अपने से 7वें भाव में जाएगा। और 22 30 से लेकर के 30 अंश तक जो ग्रह बैठेगा, वो इतने अंशों के बीच में अगर जो ग्रह बैठेगा वो अपने से 10वें भाव में जाता है। तो ग्रह यहाँ जो यात्रा करते हैं वो अपनी से अपनी राशि में, अपने से चौथे राशि में, अपने से 7वें राशि में और अपने से 10वें राशि में। इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मंगल यहाँ जो बैठे हैं वो 18 अंश 44 कला के बैठे हैं, ठीक है। तो हम इसका चतुर्थांसा कैसे बनाएंगे? तो 18 अंश 44 कला, तो 0 से 7 30, ये पहला, मतलब इसमें 18 अंश नहीं आ रहा है। 7 30 से लेकर के 15, इसमें भी नहीं आ रहा है। लेकिन 15 से लेकर के या 15 60 से लेकर के 22 30 के बीच में 18 डिग्री आ रही है। इसका अर्थ होगा कि ये तीसरे में है। तीसरे 4 होता है ना, 0 से 7 30, 7 30 से 15 60, 15 60 से 22 30 और उसके बाद 30, क्योंकि एक राशि 30 अंशों की होती है। तो यहाँ ग्रह जो होगा वो तीसरे में आ रहा है। तो तीसरे में आ रहा है तो कहाँ जाएगा? अपने से 7वें। तो यहाँ तुला में बैठे हैं तो यहाँ से 7वें मेष में आएंगे, अपनी से 7वीं राशि की यात्रा करेंगे। ये एक बहुत विस्तृत एक अलग कार्यक्रम होगा और इतनी आसानी से ये सरलता से समझ में आएगा भी नहीं। हालांकि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर इसके लिए एक अलग कार्यक्रम ही पूर्णतया बनाना पड़ेगा। इतनी सारी मैंने पूरा आपको ये जो बताया है कि इसकी प्रकृति अच्छी है। अब चलित चक्र की तरफ आपका ध्यान लेके आते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं चलित चक्र की। चलित चक्र में ये तुला लग्न की कुंडली बनती है। आप देख रहे हैं जैसे सेम चीज़ें बनी हैं, राशियाँ सेम हैं, ग्रह बदल रहे हैं। मंगल जो है वो वृश्चिक की यात्रा कर रहे हैं, शुक्र जो है वो तुला का फल कर रहे हैं, सूर्य राहु और चंद्रमा कन्या राशि की तरफ मूव कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति कुंभ की तरफ, केतु मीन की तरफ और शनि मेष की तरफ। इसको भी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलित चक्र में ग्रह जब आप देखेंगे तो सारे ग्रह आगे शिफ्ट कर रहे हैं। मंगल द्वितीय घर में, गुरु पंचम घर में, केतु छठे में, शनि 7वें में, बुध जो हैं वो यहीं बैठ रहे हैं, लेकिन सूर्य के साथ चंद्रमा और राहु 12वें घर में, जबकि शुक्रदेव आगे शिफ्ट कर रहे हैं। भाव समविभाजन के सिद्धांत के आधार पे चलित चक्र में जो लग्न का मान है वो 1 अंश का है। 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक अगर लग्न बना हुआ है लग्न का मान, तो आप ये समझिए कि ग्रह जितना ही लग्न जितना ही 0 के करीब होगा उतना ही ज़्यादा उस कुंडली के बैठे ग्रहों की बदलने की स्थिति ज़्यादा होती है। कोई आवश्यक नहीं है कि बदल रहे हैं, पर बदलने के चांसेस होते हैं। यहाँ 1 अंश का लग्न बना है, इस वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है कि बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं। यह बहुत क्या, लगभग सारे ग्रह बदल रहे हैं। मैं ज़रा आपको बता दूं तो ग्रहों के, राशियों के तो नहीं, पर भावों के बदलने का जो सिद्धांत होता है वो काफ़ी हद तक लग्न से साम्य रखता है, या लग्न के मान या ग्रह के डिग्री के ऊपर वो आधारित या निर्धारित होता है कि चलित चक्र में ग्रह कितना बदलेगा। यहाँ मैं आपको मोटे तौर पे अगर समझा दूं तो अगर आप ग्रहों की डिग्री देखेंगे जो बदल रहे हैं, तो शुक्र 25 अंश के हैं, 29 डिग्री के चंद्रमा हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, 25 अंश के शुक्र हैं, 29 अंश के चंद्रमा हैं, राहु भी 25 अंश के हैं, सूर्य जो है वो 15 डिग्री से ऊपर हैं 16 डिग्री के, गुरु जो है वो 15 डिग्री से ऊपर हैं 20 डिग्री के, शनि जो है वो 25 अंश के हैं 15 डिग्री से ऊपर, मंगल जो है वो 15 डिग्री से ऊपर है 18 डिग्री के। कौन नहीं बदला था?
बुध यहीं बैठे हैं, बुध यहीं बैठे हैं, जिनका मान 12 अंश का है। मैंने क्या बात कही थी शुरू में, 0 से लेकर के 15 अंश तक अगर ग्रह है तो काफ़ी स्थिति होगी कि बदलेगा। अब जरा ध्यान से देखें तो लग्न का मान चूंकि 1 अंश का बना है, इस वजह से यहाँ पे चलित चक्र में ग्रहों की भूमिका बदलेगी या ग्रहों के भाव बदलेंगे। तो बुध नहीं बदले क्योंकि 15 से नीचे थे, लेकिन 15 डिग्री से ऊपर जितने भी ग्रह हैं उन्होंने अपना भाव बदला है। कहने का अर्थ है कि ये जैसे जो चलित चक्र बनाए जाते हैं वो उसमें 3-4 आचार्यों के मत के आधार पर उनका चलित चक्र बनता है। तो मैं जिस आधार पर आपको ये चलित चक्र बना करके दिखा रहा हूँ, ये भाव संविभाजन के सिद्धांत के आधार पर बना करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है कि आप जिस सॉफ्टवेयर में देखते हो वो किसी श्रीपति चक्र, श्रीपति के आधार पर, आचार्य जो श्रीपति थे उनके आधार पर हो सकता है कि वो चलित चक्र आपको बन करके सामने आता हो। उनका जो निर्धारण था चलित चक्र बनाने के जो सूत्र थे वो अलग थे, लेकिन ये 15-15 अंशों पे लग्न को बांटा जाता है और उससे निकटस्थ स्थित ग्रहों के आधार पर वो ग्रह बदल जाते हैं, डिग्री के आधार पर वो ग्रह बदल जाते हैं। मैंने इस पे अलग अपने मुख्य चैनल पे कार्यक्रम बना रखा है। तो ये बात मैंने आपको कही, यहाँ सिर्फ बुध बदलेंगे, बाकी बुध नहीं बदलेंगे क्योंकि वो 12 अंश से या 15 अंश के करीब करीब नीचे हैं, जबकि सारे के सारे ग्रह बुध को छोड़ करके सारे के सारे ग्रह 15 अंश से ऊपर हैं। इस वजह से वो बदल रहे हैं। तो जितने भी ग्रह आप बदलाव में देख रहे हैं, इनमें सारे के सारे ग्रह दृष्टि उनकी जो देखी जाएगी वो लग्न चक्र से ही देखी जाएगी, जबकि उनका जो प्रतिफल होगा वो यहाँ सूर्य, बुध और सूर्य, चंद्रमा और राहु सिंह राशि का ही फल करेंगे, लेकिन 12वें भाव का करेंगे। इस वजह से जातक के जीवन में व्यय और जिम्मेदारी जुड़ी रहेगी। जबकि मंगल देव जो यहाँ आप तुला राशि में देख रहे हैं, इनका ये 60% परिणाम तुला राशि का द्वितीय भाव का करेंगे। वहीं पे शुक्रदेव जो कन्या राशि में बैठे हैं, ये 60% तक परिणाम लग्न के कन्या राशि का करेंगे, क्योंकि ग्रह लग्न की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ जो गुरुदेव बैठे हैं, ये पंचम भाव की यात्रा कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि का जो फल पंचम भाव में होगा वही जातक को देखने को मिलेगा, और इसका अर्थ होगा कि जातक को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा के लिए या उसके एजुकेशन के लिए, बुद्धि लब्धि क्षमता के लिए, पूजा पाठ, विवेक के लिए थोड़ी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती देखी जाएगी। वहीं पे अगर शनि की बात करते हैं तो मीन राशि के शनि देव जो सप्तम भाव में फल देते हैं, इसका अर्थ होगा कि जातक के विवाह में कभी कभी विलंब की स्थिति भी देखने को मिलेगी। हालांकि अनुशासन 60% तक जातक के जीवन में अनुशासन का पक्ष रहेगा। क्लियर है? चलित चक्र कैसे बनाया जाता है, मैं इस पे भी एक अलग कार्यक्रम अपने मेन चैनल पे लेके आ जाऊंगा। फिलहाल इतने सारी चीज़ों को दिखाने और बताने के बाद मैं ये बात खुद में महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चक्र कैसे बनाया जाए, इस पे एक अलग स्वतंत्र कार्यक्रम लेके आने की आवश्यकता है, और जिस पे मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने ये सभी वर्ग चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, इसका जल्दी से एक कार्यक्रम उसके सामने प्रस्तुत करूँगा। बाकी ये कुंडली का जो नेचर है बहुत अच्छा है, और इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि सारे के सारे ग्रह आपके पक्ष में हैं। गुरु कमज़ोर हो रहे हैं चलित चक्र में, लेकिन ये बात याद रखिएगा उनकी दृष्टि यहीं से मानी जाएगी। सारे के सारे ग्रह जहाँ बैठे हैं लग्न चक्र में, वहीं से वो खास दृष्टि देखेंगे। चलित चक्र से दृष्टियाँ नहीं देखी जाती। चलित चक्र में गया हुआ ग्रह 60% तक मजबूती से परिणाम करता है और 40% वो लग्न चक्र का फल करता है। तो इसका अर्थ होगा कि शुक्र यहाँ 40% का फल करेंगे, यहाँ पे वो 60% का फल करेंगे। ये अच्छी बात है कि ग्रह अपने ही लग्न की तरफ मूव कर रहा है। ग्रह अगर 8वें बैठे, 6वें बैठे, 12वें बैठे तो ये थोड़ी गड़बड़ी भी होती है। जैसे सूर्य चंद्रमा के साथ जो राहु बैठे हैं, वो जातक के जीवन को व्ययातिरेक या व्यय से जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर है? आगे आ रही है गुरु की दशा, आगे आएंगे शनि। ये दोनों ही ग्रह आपके लिए उपयुक्त और अनुकूल परिणाम देने वाले बन रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।